अभी तक ये मैंने कहीं नहीं बोला, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि पिछले ऑलमोस्ट 3 4 6 महीने से I started investing in crypto. Ladies and gentlemen, today in the House of Finance we have none other than Anant Ladha. Basically, हम सब जानते हैं इन्वेस्ट आज और कल, और आज पता करेंगे what is his opinion of cryptocurrencies, what is his opinion on the markets की markets गिरेंगे चढ़ेंगे, what is his secrets to his YouTube journey. आज सब पता करेंगे. It's going to be very very exciting. So किस चीज़ की वेट कर रहे हो? हेडफोन लगाओ, हम शुरू करें. So Anant, thank you so much for joining us today. Thank you so much. It's our humble appreciation to you. Thank you so much for coming. Thank you, Harsh, for having me on the show, and really appreciate your efforts. You are doing a fantastic job, and I'm very sure जैसे टाइम बीतेगा आप और हम साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए काम बढ़ाते जाएंगे. Definitely. बताओ, Anand, I was researching on you, and first of all, I to absolutely love your videos. ठीक है, videos are very very interesting the way you make it. और काफी सेम सिचुएशन है because you also started, you are 93 born, I am 92 born, and you also financial literacy vision से financial level कुछ नहीं किया, same financial level कुछ नहीं किया. And another very interesting common factor I found out कि हम दोनों की लाइफ में our fathers have played a very interesting role. On going to your website, I saw कि आपके father पंकज दादा sir, he has been in the market for 30 years. So tell us about him कि उनका मार्केट्स में क्या था और आप पे क्या इफेक्ट पड़ा. So basically ये मार्केट की जर्नी ना मेरे पापा नहीं बल्कि दादाजी से स्टार्ट हुई थी. माय दादाजी वाज आल्सो इनटू द मार्केट, वो स्टॉक ब्रोकर थे, एंड हर्षद मेहता से भी बहुत पहले, प्रोबेबली वन ऑफ द स्टार्टिंग की थी उन्होंने राजस्थान में इवन जो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था उसमें दे वर इनिशियली प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. सो दादाजी से स्टार्ट हुआ, फिर पापा ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया. माय पापा स्टॉक मार्केट में तो वो है ही सही, उसी के साथ साथ ना उनको लर्निंग का बहुत शौक है. आज भी जितना मैं रीड करता हूँ मुझसे प्रोबेबली 5 टाइम्स मेरे पापा रीड करते हैं. सो जब आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे आपको एजुकेशन पे बहुत फोकस किया जाता है, लर्निंग पे बहुत फोकस किया जाता है, मार्केट में नई नई चीजें सीखने पे बहुत फोकस किया जाता है, तो आप बाय डिफॉल्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना आपके घर में इतना बड़ा आपको एक सामने दिखेगा कि यार देखो पापा तो इतना पढ़ रहे हैं और बेटा क्या कर रहा है, या खुद में आता है कि यार पापा ने इतना पढ़ा, चलो अपन भी कुछ स्टडी करते हैं. सो दिस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ कि मेरे पापा खुद हमेशा बहुत सीखने पे फोकस करते हैं. सो इवेंचुअली मुझ में भी बिकॉज ऑफ माई फादर वो एक आदत आ गई, और सीख रहे और सिखा रहे और साथ साथ में कुछ ना कुछ इंप्रूव करते जा रहे हैं. तो जब आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, आपके डैड के से स्टार्ट हुआ था? हाउ डू यू डिस्कवर मार्केट्स? बेसिकली हमारे यहाँ पे ना कार्टून नेटवर्क की जगह बचपन में CNBC, जी और ये सब चला करता था. अनंत ब्रो एकदम सेम, आई कांट इवन टेल यू. मतलब मेरे यहाँ अगर एग्जांपल्स भी होते हैं, शेयर मार्केट में एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि बेटा पेशेंस, शेयर मार्केट में पेशेंस नहीं कुछ नहीं, बट डैड को भी समझाना है बेटा टाइमिंग. तो मुझे डैड भी शेयर मार्केट से समझाएंगे बेटा अगर तुम्हें टाइमिंग नहीं इन्वेस्टमेंट में क्या है. एंड मेरे नाना वाज आल्सो अ ब्रोकर इन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, देन आई एम हियर व्हेन फादर इज हियर. सो दिस इज मतलब फॉर मी बताऊं, आई फील कि मेरे फादर, एक तो मेरे यंग डेज में मुझे एक बेनिफिट जो बहुत स्ट्रांग मिला था कि जो एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस और एरोगेंस होता है ना कि यार होता है स्टॉक मार्केट में मैं आ गया हूं, मैं तो खत्म कर दूंगा सबको, आई एम हियर. 2010 में व्हेन आई एंटर्ड तो उस समय तो स्टॉक ब्रोकर्स ऑफिस, तो ऑब्वियसली नो उस समय तो स्टॉक ब्रोकर्स ऑफिस होते थे जहां पे चाय पानी हो रहा है, कोई पॉलिटिक्स की बातें चल रही है, कोई बिजनेस की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा वो होता था. तो आई शुड थिंक कि मैं आ गया हूं, बट डैड लेके बेटा तुम 6-7 महीने में अपने लेवल पे आ जाओगे, ट्राई कर लो. सो मेरे लिए मेरे फादर ने एकदम रोल प्ले किया टू शो मी द रियलिटी इन स्टॉक मार्केट्स. और जब बहुत बार आई एम लॉस्ट तो आई डेफिनेटली लुक अप टू हिम. क्या आपका भी ऐसा ही हुआ है? आप व्हाट रोल हैज ही प्लेड इन योर लाइफ? बिल्कुल, ऑब्वियसली मुझे भी कभी कुछ डाउट होता है तो मैं पापा से डिस्कशन करता हूँ. बट फॉर ऑल द व्यूअर्स, अगर आपकी फैमिली में कोई मार्केट में नहीं भी था ना, देखिए अगर आपकी फैमिली में कोई मार्केट में है तो ऑब्वियसली आपको एक स्टैंडिंग ग्राउंड मिल जाता है, आपको सीखने के लिए बैकग्राउंड मिल जाता है. पर अगर आज के दिन नहीं भी है ना, आई पर्सनली फील कि डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, यूट्यूब इतना स्प्रेड हो चुका है, इंस्टाग्राम इतना स्प्रेड हो चुका है कि अगर आपके पास वो बैकग्राउंड नहीं भी है ना, इट इज एब्सोल्युटली ओके. हो सकता है आपको 6 महीने, 3 महीने या 1 साल मुझसे ज्यादा लग जाए, पर अगर आप में वो लर्निंग एटीट्यूड है देन इट इज एब्सोल्युटली ओके. थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, चाहे आपके पास बैकग्राउंड हो या ना हो. मेरे लिए पर्सनली बात करें, ऑब्वियसली आई हैव दैट एडवांटेज कि कभी भी कुछ मुझे भी डाउट हो, देखो हम भी कोई 100% नहीं जानते, हमें भी कभी दिक्कत होती है, तो आई ऑलवेज हैव समवन जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, डिस्कशन कर सकता हूँ, हम एनालाइज कर सकते हैं. You're right, Anand, क्योंकि ये तो आई थिंक हमारे चारों तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये टेक्निकली मेरा एक चीट कोड था दैट कि आई थिंक शायद आपके लिए भी कि ऑब्वियसली कि हम इतना अर्ली एज से शुरू हो गए बिकॉज वी हैड दैट फिगर. बहुत लोगों के पास नहीं होता. You're absolutely right, बहुत लोगों के पास तो पूरे होता है कि पूरे परिवार में कोई है ही नहीं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है. सो हाँ, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से अलग लेवल पे पीपल कैन लर्न, बट हाँ देयर इज वन दैट स्लाइट एडवांटेज, और तो होता ही है विद टाइम. तो ऐसा कभी होता है दैट यू डिसएग्री कि यार मतलब ऐसा कभी हुआ है कि योर फादर एंड योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसएग्रीमेंट, या कि यार नहीं आई बिलीव दिस, आपके डैड बोलते नहीं आई बिलीव
मार्केट्स, ऐसा कभी हुआ है कुछ? नहीं, यूजुअली हम लोग कॉमन कॉन्सेंसस पे ही काम करते हैं, प्लस हमारी स्ट्रैटेजी काफी मतलब मैच करती है, हमारी मैचिंग स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने उनसे काफी सीखा भी है। एंड ऐसा नहीं है कि हमारा ओपिनियन हमेशा मैच करता है, कई बार वी एग्री टू डिसएग्री, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके। बट मेजॉरिटी जो स्ट्रैटेजी होती है वो हम हमारी एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हम बोल सकते हैं सेम है। हो सकता है मैंने कुछ चीजें उसमें एड ऑन करी है, तो माय फादर इज आल्सो वेरी एक्सेप्टेबल। अगर उनको लगता है कि यार इसने कुछ बात करी है जो बहुत जेन्युइन है, हम उसको ऐड कर सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में। सो इज वेरी ओपन माइंडेड, सो वो हमारे कभी कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं है अभी तक, टच वुड। चलो नाइस। मेरे केस में कि हाँ ऑब्वियसली देयर हल्का सा इंटरेस्ट होता ही है, बट इट राइम्स। सो व्हाट ही इज थिंकिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, वो एक राइम कर जाता है, मे बी होता है, मैच होता है। यस वो आई थिंक वो माइंडसेट सेम है सबका, इन्वेस्टर माइंडसेट सबका सेम ही होता है, तो उसमें हो जाता है। सो वो तो है। चलो दिस इज वेरी एक्साइटिंग। नाउ अब अनंत, देयर इज अ मेजर डिबेट गोइंग ऑन, ठीक है, जो सब आई थिंक सब यही जानना चाहते हैं कि मार्केट्स कब गिरेगा। ये 6 महीने से क्वेश्चन चली जा रहा है, मार्केट्स कब गिरेगा। नाउ इफ यू लुक एट द पीई, ठीक है, पी तो चलो 26 में है, वो तो जब से मार्च से चेंज हुआ था कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पे आ गया तो कम हो गया। बफेट इंडिकेटर, इफ यू लुक एट द कि एफआई आर सेलिंग आउट, राइट, तो ये दिखाता है कि मार्केट्स खराब सिचुएशन में। बट ऑन द अदर हैंड एक्साइटिंग हो रहा है, इंडिया ने अभी अक्टूबर 2021 में रिमेंबर इनका इंडिया का सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था 1.3 लाख करोड़, राइट। और आईएमएफ ने बताया कि इंडिया वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर। और एक जगह इकोनॉमी अच्छी जा रही है, एक जगह इंडिकेटर्स बोल रहे हैं खराब है। व्हाट इज योर टेक ऑन स्टॉक मार्केट्स कि वेयर डू यू फील, व्हेन विल यू फील द स्टॉक मार्केट्स विल फॉल, इफ यू थिंक दे विल फॉल? यार हर्ष, इसमें आप सुपरफिशियल आंसर चाह रहे हो या आप प्रॉपर एनालिसिस चाह रहे हो? आप मुझे बताओ, मैं वैसा करता हूँ। मतलब अगर थोड़ा डिटेल्स चाह रहे हो तो मैं डिटेल्स से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसमें। आई वुड लव द डिटेल्स, बताओ। डिटेल्स ना, सो डिटेल्स के लिए आई ऑलवेज से वन थिंग, जब तक आप हिस्ट्री को स्टडी नहीं करोगे, आप आज क्या हो रहा है या आगे क्या हो सकता है उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं, मार्च 2020 की बात करते हैं और वहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम इसकी बात और भी पहले से कर सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड आई थिंक मार्च 2020 में हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, वहां से हमारा डिस्कशन सफिशिएंट होगा। 100%, यस। पेंडेमिक आया, रिसेशन आया, उसकी वजह से दो चीजें हुई। सबसे पहले हमारे सामने जॉब लॉस हुआ, सेकंड हमारे पास जीडीपी डिक्रीज हो रही थी, हर एक इकोनॉमी की जीडीपी डिक्रीज हो रही थी, गवर्नमेंट को टेंशन हो रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि वहां पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया। कितना रिड्यूस किया? यूएस में ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी इंटरेस्ट रेट, इस हद तक उन्होंने डिक्रीज किया। जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती है उसके दो इंपैक्ट आते हैं, बहुत सिंपल से। सबसे पहले आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से लोन्स लोग लेना स्टार्ट करते हैं, आप और हम हमारा खर्चा बढ़ाते हैं, बिकॉज हमारे पास कैश फ्लो जनरेट हुआ होता है। कंपनीज भी ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि उनको लोन बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं, जॉब क्रिएशन होती है, इवेंचुअली जीडीपी ठीक होनी स्टार्ट होती है। लिक्विडिटी की बात करें मार्च 2020 में, तो उस समय अगर हम 2008 जो सबप्राइम क्राइसिस था उससे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी आई थी। तो आप अमाउंट सोच सकते हो कि कितना बड़ा था, बिकॉज ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, हेल्थ क्राइसिस भी साथ साथ में था। या इफ आई गिव यू द नंबर्स, वो स्टिमुलस पैकेज जो पूरी इकोनॉमी स्टिमुलस दिया था, वो तो न्यूज़ में हर जगह आया था, 20 लाख करोड़ सैंक्शन टू द, जिसमें हमारे एंकर्स वर लाइक ओ माय गॉड, दुनिया बदल गई, जज़ा बदल गए, बिकॉज़ मेजॉरिटी पीपल अनफॉर्चुनेटली डोंट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स दैट वेल इन आवर कंट्री अभी, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। अंडर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड मार्केट्स खुद 8 ट्रिलियन की स्टिमुलस पैकेज जो बाइडेन के बाद दोबारा 1.9 ट्रिलियन से बढ़ गया। सो यू राइट, वो तो पूरा टू रेज द इकोनॉमी, लिक्विडिटी उन्होंने मैसिवली बढ़ा दी। एंड ये मैसिव बढ़ाई थी ना, मैं अभी यूएस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी इंडिया पे आया ही नहीं, अभी मैं यूएस इकोनॉमी की ही लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे लिक्विडिटी बढ़ी, मनी आया। मनी कहां जाएगा? डेट में जा नहीं सकता, बिकॉज वहां पे रेट जीरो है। गोल्ड, इक्विटी, उसी के साथ साथ बिटकॉइन या क्रिप्टो बढ़े। सिंपल सा रीजन था, बिकॉज मनी फ्लो इतना हुआ, इवन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे थे वहां पे। तो आपको पता होगा, मेरी श्योर आपने स्टडी किया, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा था, तो इतना पैसा कहीं तो जाएगा, तो वो एसेट क्लास में बढ़ा, इसके कारण यूएस मार्केट बढ़ा। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्यों बढ़ा? इंडिया के बढ़ने का पहला कारण तो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन था ही, साथ ही साथ अगर आप मैंने आपके एक वीडियो देखा था, आप करेंसी पे भी बात करते हो और करेंसी को भी अंडरस्टैंड करते हो। यूजुअली इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया तो बेटर होगा, बिकॉज यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी, अभी रिवर्स सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी। इंडियन करेंसी की एक्सपेक्टेशन थी कि वो अप्रिशिएट होगी, इसीलिए फॉरेनर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट। सो इन्वेस्टमेंट करने के दो कारण आ गए कि यहाँ पे रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, तो इंडिया में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन एज वेल। सेकेंडली, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुई है, तो फास्ट मूविंग इकोनॉमी या फिर स्मॉल कैप इकोनॉमी में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हो गया, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ गया, नाउ व्हाट? अब जो ये दो रीजन थे ये चेंज होना स्टार्ट होंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, जो आप यूएस एफडी का भी रिसेंटली आया था कि वो 2023 से टेपरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी और रुपी अब फाइनली डिप्रिशिएट होना स्टार्ट होगा। तो ये दो मेजर रिस्क है हमारे सामने। क्या ये रिस्क पहली बार आया है? नहीं। अगर आप पुराने जितने भी क्रैशेस जाके देखोगे ना, हर क्रैश के बाद इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज होता है, सेम कारण डेवलप होते हैं,
उसके बाद हमें लगता है कि अब वापस से ये रिवर्स होंगी तो मार्केट में क्रैश आ जाएगा। करेक्शन आएगा, करेक्शंस आएंगे। अब करेक्शन अगर आपको लगता है कि 10% का करेक्शन क्रैश है तो क्रैश भी आएंगे, डिपेंड कि आप करेक्शन और क्रैश में डिफरेंस समझते हो नहीं समझते। तो करेक्शन आएंगे। 2004 से 2008, क्योंकि उससे पहले मार्केट बड़ा स्लम था, उस समय भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी थी, सेम सिनेरियो था, इंटरेस्ट रेट बढ़ी थी, ऑलमोस्ट 5.1 से लेके 9% तक चली गई थी इंटरेस्ट रेट, बट ड्यूरिंग द सेम टाइम इक्विटी मार्केट ने 23% रिटर्न दी। फिर बाद में सब प्राइम क्राइसिस आया तो वापस से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुई। सब प्राइम क्राइसिस खत्म होते होते दिसंबर 2008 से वापस से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई थी। 5.3 से ऑलमोस्ट 8.9 तक पहुंची थी इंटरेस्ट रेट। सेम सिनेरियो जो अभी होने वाला है आने वाले 3 सालों में, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। उस समय भी कंपाउंडेड एनुअली इक्विटी शेयर मार्केट ने 21%, 21% का रिटर्न दिया। इन दोनों समय भी मार्केट में जर्क्स बहुत जल्दी आए थे। सो फाइनली कमिंग टू कंक्लूजन, जैसा हमें पास दिखाता है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, बढ़ते एक साथ नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो जर्क्स आएंगे। 10, 15, 20% के जर्क्स हमें टाइम एंड अगेन मिलेंगे, पर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वापस से आपको 7,500, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 मिल जाएगा फॉर नो रीजन, बिकॉज आपने उस समय बाय नहीं किया। तो ऐसी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। करेक्शन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई आने वाला है। करेक्शन इन द सेंस, मैं करेक्शन मानता हूं 25% के ऊपर का करेक्शन या क्रैश मानता हूं, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। 15-20% के जर्क्स बिल्कुल आएंगे, बिकॉज जिस हम लेवल पे है वहां पे 10% का जर्क तो हम आंखें बंद करेंगे, जर्क आ जाएगा। सो दिस इज माय कंक्लूजन हिस्ट्री के बेसिस पे। या वेरी इंटरेस्टिंग अनंत। अब बताऊं, इसमें मैं भी अग्री करता हूं, बिकॉज इफ यू सी राइट नाउ, अभी यूएस में ही इनका व्हाट कंज्यूमर इंडेक्स इन्फ्लेशन, आई एम सॉरी, क्या होता है, वो ही अभी ऑल टाइम हाई आया था। तो डेफिनेटली अब मैं अगर यूएस इकोनॉमी है, तो अगर जो भी यूएस इकोनॉमी जनरली इंडियन इकोनॉमी को फॉलो ही करती है, तो अगर फेड इज सेइंग कि यार देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इंडिया में बढ़ाएंगे तो पैसा बाहर आ जाएगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, नुकसान मार्केट नहीं जा सकते। बट अगेन आई थिंक ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि इस लॉजिक से ना जो स्टिमुलस का है कि मार्केट लिक्विडिटी में है, इसलिए 6 महीने से आई नो कितने लोग बस वेट ही करें कि मार्केट का सही टाइम घुसने के लिए, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई छुई जा रहा है। अरे हर्ष, अगर कोई 6 महीने से वेट कर रहा है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो लोग साल, 1.5 साल, 2 साल से वेट ही कर रहे हैं कि मुझे 7,500 या 6,000 मिलेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। वो तो है। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड। तो हाँ, क्या ड्यू है? डेफिनेटली ड्यू है, बट जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तो यू कांट से। आई थिंक आपका भी सेम है कि यू कैन एक्सपेक्ट करेक्शन, बट क्रैश के लिए कैन बी नहीं। इवन अगर करेक्शन आया ना तो बाउंस बैक इस बार भी बहुत स्ट्रांग आएगा, बिकॉज इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रखी है। इंडिया में जो एक्सपेंडिचर डाला है इंफ्रा का, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, मैं कहता हूँ मोदी जी को मत सुनो, उनकी रिपोर्ट देख लो, तो वहां पे एक्सपेंडिचर यूएस इकोनॉमी से ज्यादा है। रिसेंट अभी जो डेटा है, हम ये बता रहे हैं कि हम उसमें 40% ही अभी तक पहुंचे हैं। तो आने वाले 1, 1.5, 2 साल में अगर वो 40 की अगर 70 भी हो जाता है तो एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत होने वाला है। तो एक्सपेंडिचर होगा, इंफ्रा बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, तो चीजें अच्छी होने के चांसेस बहुत ज्यादा। और ब्लूमबर्ग का भी रिसेंट डेटा आया था, अभी आपने रिसेंट डेटा कोट करा था 1 अक्टूबर का, उसी समय ब्लूमबर्ग का भी डेटा आया था कि इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 20% पर एनम। अभी 550 के आसपास हमारी कुछ ये आई थिंक उसका था, ये आईएमएफ ने वो दिया, फ्यूचर प्रेडिक्शन अबाउट इंडिया दिया। यस। तो वो दे आर एक्सपेक्टिंग अगले 3 साल में डबल हो सकता है। डबल छोड़ दो, 1.5x भी हुआ तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। डेफिनेटली यार, ये काफी अच्छा पॉइंट है। एंड यू राइट, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस पड़ रहा है, व्हिच इज मतलब फॉर इन्वेस्टर्स हमारे तो अपॉर्चुनिटीज का समुद्र है। ठीक है, तो इन द कमिंग इयर्स एंड सीइंग द इकोनॉमिक कंडीशन राइट नाउ, आपके हिसाब से व्हाट सेक्टर्स आर यू इंटरेस्टेड इन टू इन्वेस्ट? क्या आपको एक्साइटिंग लगता है? सी सबसे पहले अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करूं, म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, तो वहां पे मैं सेक्टोरल टेक्स लेता ही नहीं हूं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, या ना ही किसी को बोलता हूं कि आप सेक्टोरल टेक लो। डायरेक्ट इक्विटी के लिए बात करें, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मेनली इंफ्रा से रिलेटेड है, वहां पे हमें एक मेन बाउंस मिल सकता है। अभी तक हमने इवन प्रॉपर्टीज के स्टॉक्स में प्राइस इंक्रीज देख लिया है, चाहे हमारे जितने भी स्टॉक्स है प्रॉपर्टीज के मार्केट में, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, सब में प्राइस इंक्रीज देख लिया है, पर अभी तक ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं बढ़े। अगर वो बढ़ेंगे तो वहां पे और भी जंप आ सकता है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट वो मुझे पसंद आता है, वो पूरी किटी पसंद आती है। ठीक है, आई रिमेंबर 2019 में आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन रियल एस्टेट, और अनफॉर्चुनेटली उस समय रियल एस्टेट एनबीएफसी टॉप परफॉर्मिंग थे, बट उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद तो देखो दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया। सो डेफिनेटली यार, अब एक और चीज है इज दैट कि अब इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं, राइट? सो अब जब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तब पेटीएम आईपीओ रिसेंटली ही लॉन्च वो अलॉट हुआ था, राइट? एंड अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट परफॉर्म एज वेल एट टू एक्सपेक्टेशन जो लोग कर रहे हैं। सो व्हाई डू यू थिंक, मतलब पेटीएम आईपीओ पे, क्योंकि आप देखोगे पहले नाइका आईपीओ आया, दैट वाज अराउंड 5300 करोड़, फिर पॉलिसी बाजार का आया, दैट वाज अराउंड 5600 करोड़, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक इतना इशू था 5600 करोड़ ऑलमोस्ट, राइट? और पेटीएम आईपीओ तो 18,000 करोड़ का था, और विद इन 2 वीक्स ही आ गया सब कुछ। सो डू यू थिंक कि इतना पैसा है रिटेल इन्वेस्टर्स में दैट इतना आईपीओ, इतनी क्विक सक्सेस में इतने बड़े-बड़े आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं? और व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार हर्ष, पैसा तो है तभी आईपीओ सक्सेसफुली जा रहे हैं। ऑब्वियसली पैसा है, लिक्विडिटी है, हो सकता है थोड़ी बहुत लिक्विडिटी हमारे सेकेंडरी मार्केट से सक आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ द आईपीओ मार्केट, बट पैसा तो बहुत है और अभी आना भी बहुत बाकी है। अभी इंडियंस इन्वेस्ट ही कितना कर रहे हैं।
अभी मैंने रिसेंटली अभी जस्ट मैं आपकी रील्स एक चेकआउट कर रहा था, आपने एक उसमें बोला था कि अभी तक इंडियंस शायद 5% भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो अभी हमारा बहुत कम परसेंटेज है जो इन्वेस्ट कर रहा है, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी और भी आ सकती है। सो लिक्विडिटी आई डोंट थिंक कि इशू होने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक फंड में इवन एसआईपीज के नंबर मंथली जो फ्लोज आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, दे आर हिटिंग ऑल टाइम हाइज, ऑल टाइम और वो आने वाले समय में बढ़ेंगे ही सही। सो लिक्विडिटी का इशू आई डोंट थिंक होने वाला है। Why do you think so, Anand? कि आपको अगेन इसके बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, बट आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव, राइट? आपको क्यों लगता है कि अगर आई रिमेंबर जब व्हेन आई केम इन 2010, ठीक है, 11 12 में था ना, उस समय लोग स्टॉक मार्केट को गालियां देते, क्या स्टॉक मार्केट से बेकार, क्योंकि उस समय 2002 टू 2008 तो पूरा मार्केट भागा था, 2008 के बाद जो पूरा खत्म हो गया था, तो बहुत ही 3-4 साल जो बेयर मार्केट था ना, वो था। एंड आई रिमेंबर उस टाइम सब बोलते थे, अरे तुम किस टाइम पे आ गए, मार्केट तो खत्म हो गया, ये हो गया। उस टाइम नोबडी एंटर्ड, राइट? अब अचानक से पीपल हैव गॉट इनटू स्टॉक मार्केट, एंड दिस इज फैंटास्टिक बिकॉज आई थिंक स्टॉक मार्केट हमारे देश की नेसेसिटी है। एक आदमी एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग अलग लेवल, आई डोंट नीड टू टेल यू ऑब्वियसली नो, अलग लेवल पे जाता है अगर वो स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट। बट व्हाई डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ डिजिटल एरा कितना आ गया, और 2011-12 में उस समय न्यूज और स्टॉक मार्केट समझना वाज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट फ्रॉम कंपेयर टू टुडे? यार आई पर्सनली बिलीव जब भी मार्केट या कोई भी एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करेगी, वहां पे इन्वेस्टर्स आएंगे। इस बार डिफरेंट ये हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग समझ के आ रहे हैं या सब कुछ एजुकेशन, सब लोग एजुकेशन ले रहे हैं, पर जो मेजोरिटी क्लास आ रही है, स्पेशली जो यंगस्टर्स है, जो आपके और हमारे जैसे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो हमारी एज के हैं, वो बहुत ज्यादा लर्न करने पे फोकस कर रहे हैं। वो हमें सीधे सीधे दिखता है कि हमारे यूट्यूब पे भी लोग वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पे वो एजुकेशनल कंटेंट है, लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं। सो दिस इज रियली गुड कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो यंगस्टर्स आई है वो एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रही है। आई नो जब जर्क्स आएगा, यहाँ पे जितने भी नए इन्वेस्टर्स आएंगे उनमें से 5-10% स्पेशली जो कॉल पोर्ट फ्यूचर ऑप्शंस में खेलते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो खेल रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। बट ग्रेटर गुड्स की बात करूं या फिर ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म बात करूं, मेजॉरिटी इस बार आई थिंक सस्टेन करने चाहिए, इवन आफ्टर नोइंग कि यहाँ पे अगर मार्केट 2 साल थोड़ा सा शांत भी रह जाता है फॉर एग्जांपल, स्टिल आई पर्सनली बिलीव कि जो इस बार नया इन्वेस्टर आया है वो सारी चीजों को देख के आया, मोर देन दैट वो पास्ट को स्टडी बहुत ज्यादा कर रहा है, एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, रेगुलर इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो दिस टाइम आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्लास, क्योंकि फर्स्ट टाइम एजुकेशन प्ले में आई है। हाँ ना, एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, यू राइट, बिकॉज अभी ऑब्वियसली इन एवरी फील्ड 10-20% लोग तो होते हैं जो बस मतलब एक्साइटमेंट में और फॉर द रॉन्ग रीजंस कुछ कर रहे हैं, बट बाकी लोगों को दे अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, पेशेंस के लिए क्या होल्ड करना है, बिकॉज वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर तो बहुत ईजी है, कितने से इतना हो जाएगा, फोमो हो जाएगा, क्रिएट सब इन्वेस्ट करते हैं, बट एक्चुअलिटी में उसको होल्ड करना, जब आपको देख रहे हैं दूसरे स्टॉक्स जा रहे हैं, रियल एस्टेट ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, तभी भी होल्ड करना, दैट इज द ट्रू गेम। एंड आई ट्रूली फील कि हाँ यू राइट, क्योंकि इस बार लोगों के पास एक्चुअली अवेयरनेस है, तो योर यूट्यूब चैनल्स, इतने सारे अच्छे चैनल्स आ रहे हैं, तो एक वो तो काम रहेगा ही रहेगा। अब यार एक और चीज, जैसे अब आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है, बट आई वांट योर ओपिनियन कि अब आपने बोला कि जब भी कुछ चीज राइज करती है तो लोग आते हैं, एंड यू राइट, ये तो फिनोमेना है, तो नेचर का ही फिनोमेना है, नॉट इवन स्टॉक मार्केट आई फील। सो अब हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का फेज, लाइक पीपल आर गोइंग गागा ओ क्रिप्टो करेंसी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की भी वो सिटिंग भी हुई है क्रिप्टो पे कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज सस्पेक्टिंग यहाँ पे मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ओवर प्रॉमिसिंग चीजें हो रही हैं, अब उसका रूल अभी आएगा। बट व्हाट इज योर टेक ऑन क्रिप्टो, आपको क्या लगता है अबाउट द क्रिप्टो मार्केट? आई एम पर्सनली न्यूट्रल, मैं वो नहीं हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं इक्विटी शेयर मार्केट का फोकस हूँ, मेरे को इक्विटी शेयर मार्केट आता है, मैं बोलूँ कि क्रिप्टो खराब है। मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया है, ना ही एक रील, ना एक शॉर्ट, कोई भी कुछ काम नहीं किया क्रिप्टो में, बिकॉज मैंने अभी खुद ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आई एम श्योर कमेंट्स बहुत आते होंगे इसके लिए, कमेंट्स बहुत आते होंगे, कमेंट्स आते थे, इसलिए इवन आई एम लर्निंग क्रिप्टो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बहुत सारे लोगों को सुना है जो एक्चुअली फॉरेन में क्रिप्टो मार्केट पे अच्छा नॉलेज रखते हैं। आई बिलीव अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम अवॉइड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि हमें वो आज के दिन समझ नहीं आ रही, बिकॉज वहां पे पैसा बना है, लोगों का पैसा बना है, जिसने बनाया है, जिसको समझ आया उसने पैसा बनाया है, सो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट मेरा इतना सा फोकस रहेगा कि पहले मैं खुद एजुकेशन लूंगा, जिसपे मैंने ऑलरेडी पिछले 1 साल मैंने लगा दिया है, अब मैं धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा हूं। जब मैं एक बार कंफर्टेबल हो जाऊंगा तब आई थिंक आई विल टॉक अबाउट क्रिप्टो ओपनली एज वेल। आज मैं कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि ना मैं पॉजिटिव हूं उसके लिए, ना मैं नेगेटिव हूं, आई एम न्यूट्रल, आई एम जस्ट लर्निंग क्रिप्टो एज ऑफ नाउ। जब तक मैं सीख रहा हूं और मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया हूं, जस्ट टू टेल यू, अभी तक ये मैंने कहीं नहीं बोला, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं कि पिछले ऑलमोस्ट 3-4-6 महीने से I started investing in crypto just to learn कि होता क्या है, कैसे काम करता है। जब तक पैसा नहीं आएगा आप सीखोगे नहीं, जब मुझे कंफर्ट आएगा फिर वीडियोस भी आएंगे, मैं बात भी ओपनली कर पाऊंगा। वैसे ये तो आई ऑनेस्टली रिस्पेक्ट बताऊं, आदमी एथिक्स होती ना कि ऑब्वियसली जब क्लैरिटी हाउ कैन यू से समथिंग ऑन दिस। मेरा क्रिप्टो में क्या किया, मेरा तो मेन फोकस हमेशा इक्विटीज और डेरिवेटिव्स ही रहा है, राइट। सो टू बी ऑनेस्ट मैंने ज्यादा क्रिप्टो में खुद ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, बिकॉज आई जस्ट मुझे इक्विटीज ही पसंद है, दैट्स व्हाई। ठीक है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अब मूविंग फॉरवर्ड, योर यूट्यूब जर्नी हैज बीन फैंटास्टिक, ठीक है, पीपल आर फैंस और लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, कंटेंट में देखा इट्स जेन्युइनली ब्रिलियंट, राइट। सो एंड आई नो अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं फाइनेंस के,
पीपल ऑन इंस्टाग्राम भी शुरू करना चाह रहे हैं एंड मतलब वी आर सो लकी एज अ जनरेशन। आई फील कि हमारी जनरेशन पर इतना अच्छा फाइनेंस का कंटेंट अवेलेबल है। पहले आई रिमेंबर होता था सीएनबीसी में आईपीओ का एक फॉर्म आ गया खत्म। अब डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट ओपिनियंस बता रहे हैं आईपीओ पे, उस पे, इस पे। इट्स जस्ट अमेजिंग। सो if somebody wants to follow your footsteps, तो बोलेगा मतलब अनंत, even I want to become a YouTuber. What are the 3 things that you think it has taken for you to reach this level in the YouTubing of finance field? यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोर देन दैट, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। सबसे ये रिक्वेस्ट भी, अगर आपने इनका यूट्यूब चैनल तो देखा होगा हर्ष का, अगर इंस्टा नहीं देखा तो चेकआउट करेगा। मुझे बहुत ब्रिलियंट लगा और बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमेजिंग। मैं भी अब आप लोगों से सीख रहा हूँ कि यार इंस्टा पे भी हम कैसे कंटेंट बना सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। और यूट्यूब आई पर्सनली बिलीव सबसे पहले, चाहे फाइनेंस हो चाहे कोई सी भी फील्ड हो, इसीलिए यूट्यूब स्टार्ट मत करो बिकॉज आपका पड़ोसी स्टार्ट कर रहा है या ऑलमोस्ट हर कोई स्टार्ट कर चुका है। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि 2 साल तक आपको कोई व्यूज नहीं आएंगे, उसके बाद भी आप वीडियोस बनाना उसी फ्रीक्वेंसी से, रेदर बेटर फ्रीक्वेंसी से कंटिन्यू रख पाओगे, तब तो यूट्यूब स्टार्ट करो। वरना आपको लगता है कि आपको इमीडिएट रातों रात फेम मिल जाएगा, रातों रात लोग आपको जानने लग जाएंगे, तो मत करो स्टार्ट। जिसमें आपका शौक है उसको करो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्टिव ओपिनियन के लिए अपना ओपिनियन चेंज मत करो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि वो पहले कुछ बोलते थे बट बिकॉज हर कोई ये एक ही बात कर रहा है तो उन्होंने भी अपनी बात चेंज कर दी। जो आपकी ओपिनियन है उसको क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं। ये तो एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया। यू वेरी राइट। यस यस, ये बहुत बार मैंने देखा है ऐसे लोग कर लेते हैं प्रेशर के अंदर आके कि लोग मुझे मना कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में आई ऑलवेज से कि बाय एंड फॉरगेट इज नॉट माय स्ट्रेटजी। मैं वॉरेन बफेट नहीं हूं, मेरे में वॉरेन बफेट सर जितना पेशेंस नहीं है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं वॉरेन बफेट नहीं बन सकता। अगर मुझे बाय एंड फॉरगेट करना है तो वो उसमें म्यूचुअल फंड्स को यूज करूंगा बिकॉज देयर इज अ प्रोफेशनल हु इज मैनेजिंग माय इमोशंस एंड माय स्टॉक सिलेक्शन फॉर मी। डायरेक्ट शेयर्स में बाय एंड फॉरगेट के मैं हमेशा अगेंस्ट हूं। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग फॉर दिस। आई हैव मेड अराउंड 10+ वीडियोस। इनिशियली लोगों को समझ नहीं आया कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि उस समय सब कुछ बढ़ रहा था ना। मतलब जब हम सब कुछ हरियाली होती है, मैं बोलूं कि नहीं यार बाय एंड फॉरगेट नहीं होता है कुछ भी, और जब हमारे पास एशियन पेंट और कुछ अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, बट वी फॉरगेट कि वो एक अच्छे एग्जांपल के अगेंस्ट में 100 या फिर मोर देन 100 खराब एग्जांपल्स भी है। सो वो मेरा ओपिनियन था। सो आई स्टूड ऑन माय ओपिनियन कि जो ओपिनियन है वो है। हो सकता है आप मुझसे कुछ बात में एग्री नहीं करें, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, पर मैं मेरी ओपिनियन बदलूं क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई बात कर रहा है कि बाय एंड फॉरगेट कर लो, दिस इज नॉट माय स्टाइल। फिर मेरी जेन्युइनिटी क्या रही? ट्रू, वेरी ट्रू। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट जो आप भी हमेशा टेक केयर करते हो, अगर आप अपने व्यूअर्स के लिए ध्यान रख रहे हो एज अ फैमिली, जो आप खुद कर रहे हो वो उनको बता रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप 100% सही हो गए, स्पेशली इन इक्विटी शेयर मार्केट आप हो ही नहीं, आप गलत हो गए। 100%, आप फॉलो कर रहे हो उसको एज अ न्यूट्रल ओपिनियन आप आगे बता रहे हो, तो पीपल विल रिस्पेक्ट इट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा होगा, और जब हम ये सीख जाएंगे तभी हमें रियलाइज होगा कि यार इक्विटी शेयर मार्केट की हमारी जर्नी 1, 2, 3 साल की नहीं है, वो अगले 10, 20, 30 साल की। इट्स अ बिजनेस। सो बिजनेस में लॉसेस भी आएंगे। जो आप खुद फॉलो कर रहे हो, कट कॉपी पेस्ट अगर आप बता रहे हो विद प्रॉपर जेन्युइननेस, आपके लोग, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो यूट्यूब की फैमिली, आपको नहीं छोड़ेगी। वेरी ट्रू। सो 3 पॉइंट आपने बताया। सबसे पहला कंसिस्टेंसी, और वो चीज जिसमें आपको पसंद है, मतलब कि यू शुड बी कंफर्टेबल कि 2 साल तक व्यूज ना, व्हिच आई थिंक वेरी ट्रू। सेकंड चीज आई थिंक ओपिनियन, राइट, कि स्टिक टू योर थिंग, स्टिक नॉट टू योर थिंग। अब जैसे आई विल टेल यू दिस, अब आई रिमेंबर बहुत बार, अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ एटलीस्ट, बट मैं 2-3 लोगों के साथ देखा है कि पहले उसने कुछ और बोला, अब उसने कुछ और बोला, एंड पीपल लाइक अरे यार तूने ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। बट द फैक्ट इज कि उसने उस यूट्यूब ने इतना अच्छा बताया कि आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो आई थिंक एडमिटिंग दैट इटसेल्फ इज जस्ट फैंटास्टिक। डोंट ट्राई टू हैव गॉड ऑन यूट्यूब। यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली। या सो that is something that is very very strong, and yeah, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। so I'm sure जो भी यूट्यूब और फाइनेंस में खुलना चाह रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। एंड इसके बाद फाइनल थिंग इज दैट अब नाउ सो मेनी यंगस्टर्स आर एंटरिंग द मार्केट्स, राइट, एंड यंगस्टर्स आप देखोगे कि एवरेज एज ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा drastically has dropped down. So अब ये एक चीज, obviously pros and cons होते हैं। एक इसका बहुत optimistic side भी है कि definitely आप जैसे बोलो कि they have the right education around them, तो वो probability यही है कि ज्यादा से ज्यादा will be in the right mindset to move forward, right? They would have clarity. But इसके negatives भी हैं। So what do you think these youngsters, where do you think they go wrong? जो भी 20% they go wrong, where do you think they go wrong? What are the 3 points you feel कि यार यहाँ पे गलत हो? सबसे बड़ी गलती बताऊं, वो मैंने भी करी थी, मेरे पापा ने मुझे वहां पे बचाया था। वो ये कि हम एजुकेशन के साथ डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, फिर हमारा फोकस वहां पे चले जाता है और हमारी एजुकेशन इंपैक्ट हो जाती है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड्स में करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स फंड्स में करो, आपको जो समझ आए वो उसमें करो, पर डायरेक्ट इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व मत हो, आपकी एजुकेशन इंपैक्ट होगी। ये मुझे पता है कि आज भी मेरी ऑडियंस ना मोर देन 45% आर बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज। स्टिल मैं हमेशा ये बोलता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने आज मेरी बात सुनी, उनके एजुकेशन में, करियर में अच्छा करा, तो वो 5 साल बाद याद रखेंगे, चाहे वो मेरा चैनल देखे या नहीं देखे, मेरी बात सुने या नहीं सुने, वो इतना याद रखेंगे कि एक को ऐसा जाना था जिसने कहा था कि एजुकेशन पे फोकस करो, मार्केट्स को छोड़ो, मार्केट्स यहीं पे रहेंगे। तो
तो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्टार्ट स्लोली। हमें क्या लगता है जब हमारा कैपिटल छोटा है, सपोज मेरे पास 50,000 रुपए है और इफ आई हैव 1 लाख रुपीज, आई ट्राई टू डबल इट अप, या फिर मैं 10 टाइम करना चाहता हूँ रातों रात, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं रूल्स को, प्रोसेस को फॉलो करूंगा। ऐसे काम नहीं होता है, ये कोई कसिनो नहीं है। और अगर आपको करना ही है तो कसिनो जाओ, वहां पे जल्दी होगा, इमीडिएटली होगा, एवरी सेकंड होगा। रूले खेलो, रेड ब्लैक, इमीडिएटली पता चलेगा, डबल और नथिंग। सो देयर इज नो शॉर्टकट्स कि आप सोचो एक बार मेरे 1 के 10 हो जाए, उसके बाद मैं आराम से धीरे धीरे इन्वेस्ट करूंगा। ये राइट टेक्निक नहीं है। एंड थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, जैसे आपने 3 पॉइंट्स के लिए कहा था, ये थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट ग्रेजुअली। सीधा सीधा आके हम कॉल पुट ऑप्शंस की स्टार्ट कर दे, वो मत करो। अगर आपको करना भी है तो स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। एक बार म्यूचुअल फंड समझ आए, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स पे आओ, स्विंग ट्रेडिंग पे आओ। स्विंग ट्रेडिंग समझ आए, फिर आप समझते हो कि इंट्राडे भी मेरे लिए काम कर सकता है, आप इंट्राडे भी करो। देयर इज नो हार्म इन एनी टेक्निक। आई थिंक एवरीथिंग वर्क्स इन दिस मार्केट, यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। आई एग्री। फिर आपको लगता है कि नहीं मैं अब ऑप्शंस भी सेलिंग भी कर सकता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, तो आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो। आप कहते हो नहीं मैं अब ऑप्शन बाइंग भी कर सकता हूँ और कमा सकता हूँ बिकॉज मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, आप करो। पर स्टार्ट स्लोली, स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स, देन गो टू स्टॉक्स जो पोजिशनल के लिए आप ले रहे हो। ऐसे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लो। सीधा जाके कॉल पुट मत खेलो, डेंजर है आपके लिए। आई कंप्लीटली अग्री। मतलब वो ये कि गाड़ी अभी चलाना सीख रहे हैं, बट हमने शुरू ही F1 गाड़ी से कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। एंड दूसरा, एक और चीज जो आपका फर्स्ट पॉइंट था ना कि डोंट इन्वेस्ट वाइल स्टडिंग, मेरा इसका लॉजिक ये है कि पीपल शुड नॉट फोकस ऑन अर्निंग्स। मतलब ये होता है कि मार्केट में कि भाई सर मैं महीने का 30,000 कैसे कमा सकता हूँ। अब मुझे क्वेश्चन था, अजीब लगता है, बिकॉज यार तो एक काम करो तो 10 करोड़ डाल दो, महीने का 30,000 तो ऐसे ही कमा लोगे। तो हमेशा हमें परसेंटाइल देखना है, आप कितनी परसेंटेज रिटर्न कमा रहे हो, उसके हिसाब से यू एडजस्ट व्हाटएवर अमाउंट यू नीड। सो डेफिनेटली वो तो है, बट व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? अब ये 3 प्रॉब्लम्स तो हैं, ठीक है, और ये अभी भी पर्टेन कर रही है। इतनी अगेन आई थिंक अभी भी फाइनेंस एजुकेशन में बहुत, आई होप और भी लोग आए और भी हमारा ये फील्ड आगे बढ़ सकता है। बट तभी भी ये लोग ये काफी ऐसे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल हैं हु आर वेरी कंफर्म कि दिस थिंग, यानी स्टॉक मार्केट्स में तो यार स्टार्टिंग में फ्यूचर ऑप्शंस करेंगे, स्मॉल अमाउंट के इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। एक कमेंट भी आया था मेरे इसके नीचे, किसी ने बोला मैं 15,000 क्या करूं, उसने कमेंट किया 15,000 है, इससे लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होगा, तो सीधा फ्यूचर ऑप्शन में जाओ। तो लोगों का माइंडसेट है। व्हाई डू यू थिंक दिस माइंडसेट इज देयर? सो दैट व्हाट डू यू थिंक वी नीड टू सॉल्व इन अ सोसाइटी टू सॉल्व दिस माइंडसेट? तो ये ओवरनाइट तो सॉल्व होगा नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम सिर्फ हमारा कंटेंट बना सकते हैं, हम सिर्फ जो सही बात है वो कर सकते हैं, और फिर तो हमें इन्वेस्टर्स भी छोड़ना पड़ेगा कि वो किसको सुनना चाहते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मेरी बात मानो ही मानो। आई थिंक आप सुनो सबकी, करो मन की। अगर आप कर, और इनिशियली अगर किसी ने लॉस भी कर लिया ना, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं, बिकॉज अगर सपोज करते हैं किसी ने इनिशियली अमाउंट से लॉस कर दिया, छोटे मोटे अमाउंट से, प्रोवाइड उसने बोरो नहीं किया, तो सस्ते में छूट गए। अगर सेम मिस्टेक आप 40 में जाके करते तो वो बहुत महंगी पड़ती है। हम लोग सही डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अकॉर्डिंग सही है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि मेरा डायरेक्शन 100% सही है, हो सकता है मैं भी कुछ चीजों में गलत करता हूं, बट हमारे अकॉर्डिंग जो सही है, जो हमारी एजुकेशन, जो हमारी स्टडीज, जो हमारी रिसर्च के बेसिस पर सही है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं भी लोगे, आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये नहीं फॉलो करना, मेरे को ये फॉलो करना, मैं रोक नहीं सकता किसी को। मैं सिर्फ वो सेम बात को पिच कर सकता हूँ कि यार ये चीज सही है। मानना नहीं मानना वो एंड में हमेशा आपके ऊपर है। तो उसका मेरे हिसाब से कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ हम हमारा, आप और हम इतना सा पार्ट कर सकते हैं, हम राइट कंटेंट एट द राइट टाइम प्लेस करने की कोशिश करें। दैट्स इट। ट्रू। आई गेस वो एक ऑडियंस की मैच्योरिटी भी होती है, और वो होता है ना कि जब तक बच्चा अपना हाथ जलाता नहीं, वो आग में हाथ डालते ही रहते हैं, एक बार जलता है तो वो ठीक हो जाता है। सो यू राइट, दूसरों की मिस्टेक से सीख लो यार। मतलब अगर नहीं सीखना अपने तो दूसरों से सीख लो। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स, जो आपके 10 क्लोज फ्रेंड्स है, 100% क्या कर रहे हैं सब। अगर कोई एक जला दिया हाथ तो सीख लो उससे, हमें नहीं जलाना। ये तो है। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे लगता है ना, काफी लोग बोलते हैं अरे सर उसने पैसा हार गया, वो तो इन्वेस्टर बेवकूफ है। और मैं सबको ये बताऊं कि कोई आदमी अपने पैसे के साथ बेवकूफ नहीं होता, उसने भी कुछ सोच के किया, तो अंडरस्टैंड उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, एक्सेप्ट जस्ट जजिंग हिम कि यार वो स्मार्ट इनफ नहीं है, उसके पास ये नहीं है, वो नहीं, तो वो तो डेफिनेटली। टू बी सक्सेसफुल इन मार्केट, ये किसी ने कहा भी नहीं कि आपको 100% सही होना है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जब आप सही हो यू आर मेकिंग बिग, और जब आप गलत हो आप जल्दी से अपना स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लो। एज सिंपल एज दैट। 100%। किसका कोट था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन का कोट था, इफ यू आर इवन राइट 30 to 40% टाइम्स इन स्टॉक मार्केट्स परसेंट, यू कैन बी बिलियनर मल्टीपल फोल्ड्स, यू कैन बी बिलियनर मल्टीपल फोल्ड्स। वो तो है। अच्छा, अब हम इनकी बात करें अनंत, नाउ आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट इन्वेस्टर्स डू यू लुक अप टू? आपके लिए व्हाट आर दोस इन्वेस्टर्स आपको लगता है यार कि यू इम्बाइब देयर क्वालिटी, और यू वांट टू इम्बाइब देयर क्वालिटीज एज अ पर्सन? देखो, मैं हमेशा हमारे इंस्पिरेशन ढूंढता हूँ जो जिनसे मैं एक्चुअली अप्रोच भी कर सकता हूँ और सीख भी सकता हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे पापा और मेरे दादाजी है, जिनसे मैं हमेशा सीखा हूँ, जिनकी वजह से मैंने मेरी स्टाइल इनकलकेट करी है, प्लस मेरी एजुकेशन पे उन्होंने बहुत फोकस किया था। तो सबसे पहले ये होते हैं। सेकंड, अगर मार्केट में बात करूं तो विजय केडिया सर, वो ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट। वो बात करते हैं, वो सिखाते हैं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। थर्ड इज नीलेश शाह सर एंड आशीष सुमैया सर। Nilesh Shah sir is MD and CEO Kotak AMC, and Ashish sir
was MD and CEO of Motilal. Now he is working in a PMS firm. So these are few investors जिनको मैं look forward करता हूँ. Finally, Sunil Subramaniam sir. उनकी style मुझे बहुत पसंद आती है. He is very aggressive. He is heading Sundaram Mutual Funds right now. He is very aggressive about India and his thought process is very clear. So these are a bunch of investors जिनसे मैं approach भी कर सकता हूँ, जो सिखा भी रहे हैं और जो कुछ ना कुछ अच्छा भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में. विजय केडिया सर तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. एक तो आई लव द फैक्ट कि व्हेन यू टॉक टू वो इतने जोवियल है ना, मतलब उनसे बात करो तो वो हंसी, मतलब पूरे टाइम जोक्स पे जोक्स. आई लव वाचिंग द इंटरव्यूज मैन. तो मुझे तो विजय केडिया से बहुत चलता है. पर्सनली आई जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ वो एक तो शंकर शर्मा सर. आई थिंक ही इज फैंटास्टिक. ही इज हैंड्स डाउन वेरी गुड. एंड रामजी अग्रवाल, मतलब उनसे उनकी जो इन्वेस्टमेंट थिंकिंग है, यू नो, कि QGLP को बाय गोल्ड डोंट सेल, तो मुझे तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. So that was Anand. I think काफी interesting session था. I hope you had fun. Absolutely, brother. Thank you so much for having me on the show. It was indeed a superb session. और आप अपने चैनल पे भी बहुत अच्छा कर रहे हो, स्पेशली आपके पॉडकास्ट मैंने कुछ अभी देखने स्टार्ट करे. They are really interesting and insightful, and all the best to you. Thank you so much. And guys, finally question. एक Anand, where can our people find you? सबको आपको YouTube चैनल पता ही है, Invest Ajokwal, it's fantastic. और कहाँ पे? Can people also find you on Instagram? Instagram, Twitter, Telegram. अब तो आपको देखते देखते हम भी सब जगह थोड़ा एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. Yeah, to you too, modest my friend. But follow Anand and specifically YouTube channel, fantastic. Instagram and Telegram group. I think I saw Telegram group. It is more than, I think, 1 lakh people there. Reaching 2 lakhs today. I hope so. Wow! Congratulations, fingers crossed. I am sure वो 2 lakh हो जाएगा. Right? So that was it. Thank you so much, Anand. It was a pleasure to hosting. Thank you, brother. Thank you so much.